Now let's start the equilibrium chapter. ठीक है, some points of equilibrium chapter. It's first of all what is equilibrium, फिर types of equilibrium. Types of equilibrium में physical equilibrium, chemical equilibrium and ionic equilibrium. Now chemical equilibrium are two types. First homogeneous, second heterogeneous. Then characteristics of equilibrium. ठीक है, lot of characteristics. ठीक है, जस्ट लाइक वो बाद में डिस्कस करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स. लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम होता है बेटा टू इक्वल एंड अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस. साथ साथ लिखते भी रहिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा. टू इक्वल एंड अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट प्रोसेस एक साथ होती रहेंगी तो उसे क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम में है वो चीज. क्लियर है. जैसे कि वाटर बोतल है, देना भाई वाटर बोतल देना. ठीक है, आपने देखा होगा ये कल का है शायद पानी, नहीं कोई बात नहीं आज का ही है. आप देखोगे 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, लिसन केयरफुली. ये ड्रॉपलेट है ना, ये ड्रॉपलेट 2 दिन बाद क्या 1-2 घंटे बाद ही देख लो भाई, ये ड्रॉपलेट जो है यहाँ पे कुछ एक डिपॉजिट हो जाएगी. यस और नो. ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है. यस और नो, इवेपोरेट हो रहा है वाटर. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके कंडेंस हो रहा है. कंडेंस होके यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट यहाँ पे ऊपर आ जाएगी. क्लियर है. ठीक है, उसके बाद जब वो ड्रॉपलेट क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी तो फिर से नीचे आ जाएगी. मतलब ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी. मतलब क्या हो रहा है, वाटर से लिक्विड से वेपर में और फिर वेपर से लिक्विड में. तो ये 2 अपोजिट प्रोसेस एक साथ हो रही है तो इनको क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम में कहेंगे. यस और नो. क्लियर. ठीक है, ओके कर देना ना बेटा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, तो आप क्या बोलोगे, इक्वल एंड टू इक्वल अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बेटा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा आपका 3 टाइप के होते हैं आपके इक्विलिब्रियम. एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, फिजिकल स्टेट चेंज होती है. क्या होती है, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है. जैसे मैं बात करूं H2 है, फिजिकल इक्विलिब्रियम. इनके एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल से ही डेफिनेशन को लेना है आपको. क्लियर है. ठीक है, एग्जांपल से ही डेफिनेशन लेना है बेटा. फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होगी और रिएक्शन किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी. क्लियर है. ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ये क्या था, लिक्विड स्टेट और ये क्या था, गैस स्टेट. अभी एग्जांपल भी ले रहे थे हम, जैसे बोतल में मैं दिखा रहा था आपको. इसमें क्या करेंगे बेटा, ये हीट करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा और वापस कूल होगा तो ये वापस लिक्विड में आ जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है. मतलब जो रिएक्टेंट है अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा है. जब तक आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा. क्लियर है. एनी डाउट. ठीक है, दैट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंपाउंड क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है. ठीक है. तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये 2 तरीके से पढ़ा जाता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस. आप सुनिएगा, एग्जांपल से ही सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे. एग्जांपल याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी. ठीक है. होमोजीनियस में क्या होगा, आपको एग्जांपल याद रखना है, N2 + 3H2 मिलके क्या बना रहा है बेटा, 2NH3 बना रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है. तो ये क्या है, सारे एक ही स्टेट में. यस और नो. एक ही स्टेट में जब सेम फेज में रहेगा या स्टेट में रहेगा तो उसे, और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसे क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम. और यहाँ पे सेम क्या है, फेज सेम है. फेज क्या होता है बेटा, स्टेट. मतलब गैस गैस रहेगा, लिक्विड लिक्विड रहेगा, ऐसे रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में. एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी. एक एक पॉइंट बिल्कुल समझाते हुए चलूंगा. देखो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है. मतलब डिफरेंट फेज में रहेगा. कैसे, जैसे
कार्बन प्लस O2 बना रहा है CO2। अब बेटा कार्बन किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। ये किस में होता है? गैस स्टेट में। ये किस में होता है? ये भी गैस स्टेट में। बेटा यहाँ पे सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉलिड से गैस बन रहा है। यस और नो? ठीक है, तो सॉलिड से गैस स्टेट में जा रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट फेज रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंट फेज। सॉलिड और गैस डिफरेंट फेज है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल का पार्ट है बेटा। अब केमिकल क्यों बोल रहा था सुन लीजिएगा, मैं केमिकल क्यों बोल रहा था, क्योंकि बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है कंपाउंड? यस और नो? आप ये टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने आइडेंटिटी लॉस करा है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कभी भी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? आयन। जैसे HCl है बेटा, HCl जो है इक्विलिब्रियम में आगे किसमें हो जाए? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH। ठीक है, ये वीक है, वैसे ये स्ट्रॉन्ग है। इक्विलिब्रियम में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ये। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना पड़ेगा और प्रेशर यहाँ ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वीक है। ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सोल्ट ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं मेनली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ये आयंस में ब्रेक हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को। यहाँ पे आपके ये पॉइंट खत्म हो चुके हैं यहाँ तक। अब आ जाता है, यहाँ तक खत्म हो गया, अब आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। ये जो पार्ट है बेटा, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट है आपके सिलेबस में, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम सेकंड आयनिक इक्विलिब्रियम है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ये पूरा का पूरा हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। जहां पे आप पढ़ रहे थे वो KSP पढ़ रहे थे, Ka पढ़ रहे थे, Kb पढ़ रहे थे, है ना? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, ये सब वो किसका पार्ट था? आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? सारा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इन्हीं के बारे में पढ़ते रहेंगे आप। ठीक है, तो इसी में ये सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको साफ कर दूं? ठीक है, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, इसके पॉइंट्स है, बस कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज्यादा समझने का भी नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। थ्योरेटिकल आता है ये, वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से 1 नंबर का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात समझिए, इक्विलिब्रियम वर्ड को समझिए। टू अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केमिकल फॉर्मूला वगैरह चेंज होगी, मतलब कंसंट्रेशन की बात आएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसमें क्या क्या उसके गुण धर्म बोलते हैं, जो मतलब उसके क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है एक किस्म से। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टू अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दो अपोजिट प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? इक्विलिब्रियम। दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे मैंने बोतल का एग्जांपल लिया था बेटा, बोतल के एग्जांपल में क्या था? ये लिक्विड जो है वेपर में बदल रहा था और वेपर से ये किस में आ रहा है? अब वापस लिक्विड में आ रहा है। तो दो अपोजिट प्रोसेस एक साथ हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है आपका जो है ये अपोजिट प्रोसेस हो गया डायनामिक इन नेचर। अब बेटा ये देखो, आपको दिखाई नहीं देगा वेपर बनते हुए और ऐसे ड्रॉपलेट नीचे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो प्रोसेस क्या हो रही है? हो रही है, मतलब कि वो मोशन में तो है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एट मोशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एट मोशन, बट सीम टू स्टैटिक। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, लेकिन लगेगा क्या हमें? वो रेस्ट में लगेगा, लेकिन होता क्या है? ये इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, मतलब मोशन में होता है। दूसरा, और इसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, मतलब कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, उसी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? तो दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
ठीक है, और आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रहती है रिएक्शन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या रहता है, सेम रहता है। कंसंट्रेशन क्या रहेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे एक एक करके लिख देते हैं। अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, अपोजिट प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, और दूसरा जो है क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या था, होता क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है, डायनामिक बट सीम टू स्टेटिक्स। कैसा लगता है हमें, ये स्टेटिक्स लगता है, मतलब होता तो मोशन में है लेकिन लगता किसमें, ये एट रेस्ट में लगता है ये। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आपने थर्मोडायनेमिक्स का हमने लेक्चर दिया था, इस वीडियो के लास्ट में लिंक वो भी डाल देंगे, आपका लिंक भी डाल देंगे उस वीडियो का, उसमें देख लेना जाके। ठीक है, कि ये इक्विलिब्रियम पे जीरो क्यों होता है। ठीक है, वो वाली वीडियो देख लेना हमारी। और दूसरा जो उसमें क्या बताया था उस वीडियो में, मैंने उसमें बताया था अगर जो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये है, अगर जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी वो रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, इसमें कंसंट्रेशन हो गया, आइदर डायरेक्शन, बस इतना ही पॉइंट आपको देख लेना। बोथ डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या चलेगी, बोथ डायरेक्शन में चलेगी। क्लियर है, एनी डाउट, इतने पॉइंट काफी हैं। ठीक, वेरी गुड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये आपका वीडियो रहेगा बेटा, वन शॉट वीडियो रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में और इंपॉर्टेंट बातें हम बता देंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, बताओ जल्दी से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है भाई, मास एक्शन। पहले तो मास एक्शन का मतलब समझिए। मास एक्शन क्या होता है, जिस मास पे रिएक्शन हो रही होती है उसे मास एक्शन बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है। क्लियर, सुनिएगा बात ध्यान, ये बात कोई नहीं बताएगा। ये क्या है, सरफेस है मेटल का, इसके ऊपर गैस क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। यस और नो, गैस इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ ही तो रिएक्ट कर रही है। क्या इस अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कर रही है क्या रिएक्ट, नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो ये जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं वही मास एक्शन होता है, पहली बात। ठीक है, मास एक्शन का मतलब। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसमें इस लॉ में क्या बताता है भाई, सुनिएगा ध्यान से। हम कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों, ए बना रहा है बी और सी बना रहा है डी बना रहा है बेटा। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे इसके अंदर। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बेटा, फॉर्मूले को ही डेफिनेशन बना रखा है, कोई वहां से मंगल ग्रह से नहीं लाया डेफिनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट ऑफ मोलर। प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। प्रोडक्ट का मतलब ये मतलब नहीं है प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट की ये बड़ी ब्रैकेट किसको दिखाती है, मोलर कंसंट्रेशन को दिखाती है। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं भाई, ये आपके रिएक्टेंट है। यस और नो, ये क्या है आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है ये, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। ठीक है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज अप सम पावर, दिस पावर इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझाता हूं।
ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी हमने बेटा, ये स्मॉल a स्मॉल b इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक तरीके से और दिखा देता हूं, एक प्रैक्टिकल उसमें भी दिखा देता हूं। N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहा है 2NH3, यस और नो? ठीक है, तो ये क्या है भाई, 3 है, ये 2 है, ये क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्लियर है? और ये क्या है इसके रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, सब जानते हैं, इनके बारे में बताना कोई ऐसा मैं जरूरी नहीं समझता। और ये क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो ये 1 और ये 3 क्या है बेटा, ये स्मॉल a एंड स्मॉल b, और ये 2 क्या लिखा है यहाँ पे, c या d कुछ भी मान लीजिए, एक प्रोडक्ट बना हुआ है, 2 होंगे तो उसका आगे का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया जाएगा। और यहाँ पे पावर किसके बनेंगे, रिएक्टेंट के ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनेंगे, ध्यान रखना ये बात, कभी प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बना दो, क्लियर? तो अब क्या है डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant, product of molar concentration of reactant rise up some power, this power is stoichiometric coefficient। समझ में आया? ब्रैकेट किसको दिखाती है, मोलर कंसंट्रेशन, ए और बी क्या है रिएक्टेंट, और ये किसमें है, प्रोडक्ट में, इनका प्रोडक्ट है, और ये राइज किए गए मतलब इंक्रीज की गई है इनकी वैल्यू किससे, पावर से, और ये पावर क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, ठीक है? अब कोई भी बेटा कोई भी चीज है उसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे के, और ये के क्या है रेट कांस्टेंट, ये हमने क्या ले लिया इसका कोएफिशिएंट, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है? इसको क्या कहेंगे हम, रेट कांस्टेंट, समझ में आया? ठीक है, एक इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह सकते हैं रेट लो। एक ही बात बताई दोनों ने, थोड़ा सा डिफरेंस किया। रेट लो, रेट लो क्या कहता है बेटा, रेट लो कहता है कि भाई ये रिएक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन, तो भाई ये कह रहा है भाई एक ही स्टेप में कोई, लेकिन जरूरी नहीं है कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही हो, नंबर ऑफ स्टेप में भी रिएक्शन हो सकती है। एक स्टेप जो है फास्ट होगा और एक स्टेप है स्लो होगा, या 4-5 स्टेप है उसमें से भी कोई एक स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। जैसे 2 स्टेप मान के चल पड़ रहे हैं बेटा, जैसे यहां से यहां पे रिएक्शन जा रही है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, यहां से यहां पे रिएक्शन जा रही है, यहां पे सेकंड के भी 10वें हिस्से में रिएक्शन हो जाती है, मतलब कि आप ब्लिंक करते हो इतनी देर में तो रिएक्शन हो जाती है। लेकिन यहां से ये दूसरे स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या मान लीजिए, ये 1 मिनट या 2 मिनट में रिएक्शन हो रही है। तो रेट डिटरमाइनिंग किस रिएक्शन से आप उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हो कि किस स्पीड में हो रही है रिएक्शन, इस वाली से सेकंड वाली से, ये तो पता ही नहीं चलेगा बेटा। सेकंड के भी 10वें हिस्से में हो गई, सेकंड कितनी सी होती है उसका भी 10वां पार्ट, क्लियर है? तो इतनी जल्दी हो जाएगी रिएक्शन। तो रेट, ये क्या है आपकी स्लो रिएक्शन है, और ये क्या है फास्ट रिएक्शन है। तो जो स्लो रिएक्शन होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस स्लो रिएक्शन का ही आपका क्या लिया जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया जाएगा। ऐसा कौन कहता है, रेट लोग कहता है, ठीक है? तो रेट लोग सुनिएगा ध्यान से, हम कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं भाई, ये ए प्लस बी मिलके बना रहा है सी प्लस डी बना रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट कर दिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगा दी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट ले लिए। आई राइज अप सम पावर, दिस पावर इज मे एंड मे नॉट बी, यही इससे अलग है ये जो वर्ड है, मे एंड मे नॉट बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब कब हो सकते हैं, जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही हो। कब नहीं हो सकते, जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही होगी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसी के ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिए जाएंगे। और ये किससे पता चलेगा भाई कौन स्लो स्टेप है कौन फास्ट स्टेप है, वो एक्सपेरिमेंट से। फिर आपको कहोगे सर पेपर में क्या एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे हम, नहीं, आपको लिख के देगा वो कि भाई ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। क्लियर है? एनी डाउट? चलें आगे, ठीक है? अब इसमें भी यही है बेटा, ये कांस्टेंट आएगा, इसमें ये के कांस्टेंट वही है, रेट कांस्टेंट होता है बेटा ये, ठीक है? ये रेट कांस्टेंट होता है, ये रेट कांस्टेंट मैंने ऊपर लिख भी दिया था, ये रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अब कहेगा डिफाइंड रेट कांस्टेंट, डिफाइंड रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट। डिफाइंड कीजिए रेट कांस्टेंट को, तो डिफाइंड करोगे तो क्या करोगे भाई, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट। यस और नो, समझ में आया नहीं आया? आपको पेपर में कहेगा डिफाइंड रेट कांस्टेंट, तो आपको कहना है द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी है आपकी, समझ में आया? और बेटा यही पोर्शन जो ये अभी मैंने पढ़ाया ये आपका 12th में भी आएगा, 12th में भी आएगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है? यस और नो, एज इट इज। नाउ नेक्स्ट है, आगे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? इसको सॉल्व कर दें। 12th में इसका जो ये रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट वगैरह भी निकाल लेंगे, वो 12th की बात है, जब तुम हो जाओगे 12th में तो बता देंगे तुम्हें, ठीक है? अब जो है जैसे मैंने एक ये मानी थी बेटा, रिएक्शन मानी थी, जैसे रिएक्शन मानी थी हमने, ये N2 प्लस 3H2 और ये क्या था 2NH3 बना रहा था इक्विलिब्रियम में रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये आ सकता है न्यूमेरिकल, इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, 1-2 न्यूमेरिकल है आपके। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे ये N2 हो जाएगा बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट, इसका पावर, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसका पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ये H2 है, इसका पावर ये कितना है, स्टोइचोमेट्रिक 3 है, तो ये इसका पावर 3 हो गया। क्लियर है? ऐसे लिखेंगे। अब पेपर में कैसे देगा बेटा, अर्पिता पेपर में कैसे देगा बेटा, ये पेपर में देगा कि भाई इसका कंसंट्रेशन पूछ लेगा तेरे से, या इसका कंसंट्रेशन पूछ लेगा, आपको ये दे देगा और ये दे देगा, और क्या करेगा, कंसंट्रेशन देके रेट भी पूछ सकता है आपसे। यस और नो, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है? हम कोई हाइपोथेटिकल पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, और ये है ना पूरा इक्विलिब्रियम में यही चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ज्यादा चलता रहेगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए ये आया कहां से, और इस पे न्यूमेरिकल है, भर भर के न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, कहां से क्या चीज आई है। तो ए प्लस बी मिलके बना रहा है बेटा सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, ये के एफ ले लेंगे हम, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड को, के एफ, और इसका कंसंट ए, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, ए और बी, इसका प्रोडक्ट है ये मोलर कंसंट्रेशन का, राइज अप सम पावर, दिस पावर इज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये ए है, ये बी बन गया बेटा, समझ में आ गया? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन जाते हैं, आपको पता है ये चीज, ठीक है? नाउ अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देख लेते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे के बी और यहां पे सी और ये डी क्या हो जाएंगे, अब रिएक्टेंट हो जाएंगे बेटा, ठीक है? और इनका मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और इनका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएगा, स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसका पावर बन गया। बात आई या नहीं आई समझ में? अब आपने यहां पे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा ये रेट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी तो इक्वल है, यस और नो? एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल है, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, पढ़ा था आपने,
ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल है। के एफ इज इक्वल टू सॉरी के एफ इंटू एक सॉरी ये बड़ी ब्रैकेट है बेटा, ये हो जाएगा ए और ये बी, ये बड़ी ब्रैकेट ही लगाना बेटा, बड़ी ब्रैकेट से मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, के बी और ये सी का पावर सी और डी का पावर डी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए मेरे को, ठीक है। अब ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है भाई, ये अलग अलग कांस्टेंट है, इकट्ठे कर दो इनको, इकट्ठे कर दिए। दो कांस्टेंट से मिलेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट ही बनेगा, अलग नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सी का पावर सी और डी का पावर डी, और यहाँ पे ये इसके इसमें चला गया, नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए का पावर ए और बी का पावर बी। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो एक नया कांस्टेंट बन गया बेटा। उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, केसी नाम देता हूं। मैं इस तरफ चल पड़ता हूं, ठीक है। केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी का पावर सी और डी का पावर डी और ए का पावर ए और बी का पावर बी। बोलो, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये केसी मैंने बताया था आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले बताओ, डेरिवेशन समझ में आई है? अब डेफिनेशन क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? ये पूरी तो नहीं बोलोगे, डेफिनेशन बोलोगे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेफिनेशन क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन है, पता नहीं थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या कहेगा, आपको रिएक्शन लिख के दे रहा है और कहेगा उसका केसी की टर्म में उसको कन्वर्ट करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में कन्वर्ट करो। जैसे मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूं आपकी, जैसे ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं, CH3COOH प्लस H2O, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये बनाएगा। तो इसको केसी की टर्म में कैसे लिखेंगे भाई? केसी की टर्म में कैसे लिखेंगे? तो कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COO नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ COOH और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे बेटा 1 1 है, तो किसी की भी पावर 1 बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर जो यहाँ पे कुछ 2 या 3 मोल्स होता तो वो पावर बन जाता। बात आई या नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, ठीक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम साफ कर दो इसको, ठीक है। इसको रिजल्ट को याद रखना, इस रिजल्ट को साफ नहीं करते हैं हम, क्योंकि अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत इंपॉर्टेंट, करीबन 7-8 न्यूमेरिकल हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में इसके केपी और केसी के रिलेशन के, ठीक है। और कैसे कैसे आएंगे वो भी आपको थोड़ा सा हम समझाएंगे। चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। पहले ये तो समझ लो केपी होता क्या है, पहले तो ये भी समझना पड़ेगा ना। तो यहां से थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, केपी लिया जाता है बेटा प्रेशर की टर्म में, जहां ये केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म में, मतलब लिक्विड की टर्म में होता है ये मेनली, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म होती है। अगर जो वहां पे कंसंट्रेशन टर्म ना लेके क्या ले लिया, प्रेशर टर्म ले लिया, क्या ले लिया, प्रेशर, मतलब सभी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो गैसेस स्टेट में है, तो क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पे जो ये C है, इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, केसी को सुनना ध्यान से, थोड़ा सा आपकी हेल्प करेगी ये चीज। तो इस ब्रैकेट को मैं C लगा सकता हूं, कंसंट्रेशन C से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक C ये वाला C हो गया भैया हमारा, और एक C ये पावर हो गया। क्लियर है? फिर है ये ब्रैकेट की जगह ये C लगा दिया, और D हमारा ये था ही प्रोडक्ट हमारा, और इसका पावर लगा दिया हमने स्मॉल d। क्लियर है? ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। और ये क्या लगा दिया भाई हमने, ब्रैकेट की जगह C लगा दिया,
और ये ए हो गया और ये इसका पावर ए हो गया। यही चीज की है मैंने, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट के जगह सी लगा दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और ये सी हो गया ब्रैकेट के लिए, और ये बी और इसका पावर बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिएगा ये बहुत हेल्प करेगा आपका। तो प्रेशर की टर्म में क्या होगा बेटा, जो ये सी ये पी बन जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेटा। सी की जगह P कर देना, प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डी और इसका पावर डी, और P ए का पावर ए और इसका पावर ए, ठीक है। P बी और इसका पावर बी। अब यहां से कहानी शुरू होती है इसके रिलेशन की, ठीक है। अब सुनिएगा, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, यस सर, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत जगह यूज हुआ इसका। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सोते टाइम भी एक बार याद कर लिया करो इसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। बहुत काम आएगी आपके ये, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए ध्यान से, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई वी क्या हो गया भाई, कंसंट्रेशन होता है एन बाई वी, पता है आपको, मोलर कंसंट्रेशन होता है। पी इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा बेटा, यस और नो। अब हमारे पास पी कितने हैं बेटा, 4 पी है हमारे पास, है ना, 4 पी है, पी ए पी बी पी सी पी डी, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर लेंगे। पी सी क्या होगा हमारे लिए, पी सी, सी और ये सी का कंसंट्रेशन है, ठीक है। आर और टी तो कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, और पी डी क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी आर टी हो जाएगा, यस और नो। और पी ए क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए सी ए आर टी हो जाएगा, और पी बी क्या हो जाएगा, सी बी आर टी हो जाएगा, यस और नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए जल्दी से, चले आगे। अब ये वैल्यू क्या करनी है बेटा, ये वैल्यू किसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में। ऐसा करो, इसको इक्वेशन मान लो, फर्स्ट मान लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको सेकंड मान लेते हैं, जो भी आप मानना चाहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वही फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। ए बी भी मान सकते हो। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है पी की, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई निकल के, केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी सी का वैल्यू रखो पहले, तो क्या हो जाएगा, सी सी आर टी और इसका पावर सी, और डी का वैल्यू रखो फिर, सी डी आर टी और इसका पावर डी, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू रखो बेटा, पी ए का, सी ए आर टी और इसका पावर ए, वेरी गुड। और फिर इसका सी बी आर टी और इसका पावर बी। अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आर टी कॉमन दिखाई दे रहा है, आर टी कॉमन ले लो भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर टी आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा सी और इसकी पावर सी, ठीक है। और यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, सी डी और इसका पावर डी, और यहां से बाहर क्या आ गया बेटा, आर टी, ठीक है। आर टी का पावर क्या होगा बेटा, सी प्लस डी होगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। और यहां से क्या होगा बच्चों, सी ए बाहर आ जाएगा और इसका पावर ए, और सी बी और इसका पावर बी, और यहां से भी बेटा आर टी कॉमन आ गया, ए प्लस बी, आर टी और ए प्लस बी हो गया। बोलो, अब ये चीज क्या है, मैंने बताई थी बहुत हेल्प करेगी ये चीज आपके लिए, ये आ गया, है ना। तो ये किसके इक्वल है बेटा, के सी के। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस डी, सी प्लस डी ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी। अब आपने ये जब स्टार्टिंग में लेके चले तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चले थे बेटा, हम क्या थी, ए प्लस बी मिलके बना रहे थे सी प्लस डी। तो ये क्या थे बेटा, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। तो ये ए और ये बी का जो है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, N1 लिख सकता हूं। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1, ठीक है। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मतलब N2। तो ये क्या हो जाएगा, N2 ले लूंगा बेटा इसको मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
Kp इज इक्वल टू Kc और RT और N2 माइनस N1। तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Kc RT और ये हो जाएगा डेल्टा N। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बिल्कुल इसी रिलेशन पे न्यूमेरिकल है आपके, ठीक है। रिपीट कर देते हैं बेटा एक बार। इसमें क्या लेके चलना है, पहले ये चीज तो आपने निकाल ही ली थी, यस और नो। जब आपने डेरिवेशन लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ वगैरह सोल्व किया था तो वहां से ये चीज निकल के आएगी थी कि Kc की वैल्यू जब हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को इक्वल रखा था तो यहां से ये चीज आ गई थी। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को C में दिखा दिया क्योंकि मोल कंसंट्रेशन मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया, इस ब्रैकेट को C से किया और कुछ नहीं किया। अब प्रेशर की टर्म में P फॉर प्रेशर, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर टर्म क्या हो जाएगा, P की जगह C की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। C की जगह P हो गया तो ये वैल्यू अब ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है Kp। फिर आपने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है, n इक्वल टू P इक्वल टू क्या होगा n बाई V RT हो गया बेटा, और n V क्या होता है कंसंट्रेशन। भाई मोलैरिटी तो आपको पता होगी ना, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पता ही है तुम्हें। n बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स को n से, v फॉर वॉल्यूम, तो n बाई वी क्या हो गया मोलैरिटी, और मोलैरिटी ही क्या होती है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी क्या होती है कंसंट्रेशन। m से दिखाओ या c से दिखाओ, क्लियर है, समझ में आया भाई, समझ में आया। आगे देखिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको c लिखा है और कुछ नहीं किया इसको, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी C लिखा है, यहाँ पे n बाई वी को क्या लिखा है C लिखा है। अब C P प्रेशर की टर्म में बेटा ये सारे के सारे प्रेशर निकाल लेंगे हम अलग अलग, PC निकाल लेंगे, PD निकाल लेंगे, PA निकाल लेंगे, PB निकाल लेंगे, और इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दी। अब पुट कर दी तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया है, कॉमन लिया है, जो कॉमन चीज आ रही थी वो कॉमन ले ली यहाँ से, तो ये चीज निकल के आ गई यहाँ पे। और ये क्या होता है भाई Kc होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा था, देखो ये Kc होता है ना, ये वाली टर्म, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, इस टर्म्स को Kc लिख लिया। और यहाँ से RT जो कॉमन आया था, ये जब बेस सेम होती है पावर ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस होती है, सब जानते हैं इस बारे में, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस होगी। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट के, सॉरी प्रोडक्ट के, तो इसको N2 लिख दूंगा। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट के, तो इसको N1 लिख दूंगा। तो N2 माइनस N1 हो जाएगा और इसको डेल्टा N लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है इसके लिए, ठीक है। आप न्यूमेरिकल कैसे आएगा सुन लीजिए, न्यूमेरिकल कैसे आएगा आपको, R और T का, R तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, R तो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अगर जो किलो जूल वगैरह में होगा तो क्या लेना है 0.083 लेना है, ठीक है, किलो जूल में अगर जो वैल्यू, अगर जो जूल वगैरह में बता रहा है तो 8.314 लेना है, ठीक है, ये चीज लेना है, ठीक है। आर का वैल्यू ऐसे चेंज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद मतलब कि बड़ा है तो 0.03 लेना है, अगर जो छोटे उसमें दिया हुआ है तो 8.1314 लेना है वैल्यू, ठीक है। ये ऐसे रहेगा। टी आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पे, या टी लिख के देगा आपको और वो वैल्यू कांस्टेंट ही रखेगा जो भी है, ठीक है। डेल्टा एन कैसे निकलेगा, मेन कहानी इसकी है, डेल्टा एन, ठीक है। आपको जब भी ये इस पे न्यूमेरिकल होगा आपका, तो इसमें क्या आएगा, एक इक्वेशन देगा आपको, जैसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं, कैसे इक्वेशन देगा आपको, जैसे ये मान लेता हूं N2 प्लस 3H2 बना रहा है 2NH3, तो यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक ये और एक ये, कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितने हो गए 2, तो कितना लिखेंगे 2 माइनस 4, क्योंकि ये क्या है N2 है और ये क्या है N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो। तो इनका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा एन आएगा, तो कितना आ गया -2। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, माइनस में नहीं रखनी है, प्लस में ही वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। वो माइनस आता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आया नहीं आया,
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे? आपको केपी का वैल्यू पूछ लेगा, केसी और ये सब देके आपको 2-3 न्यूमेरिकल में केसी का वैल्यू दिया पूछा हुआ है, केपी दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे क्या इस टर्म को इधर ले जाएंगे, इसके अपोन में चला जाएगा भाई। केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी इज इक्वल टू हो जाएगा केपी और अपॉन आर टी और इसका पावर डेल्टा एन। ये इस पे 2 न्यूमेरिकल है आपके इस इक्वेशन पे। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? देखो न्यूमेरिकल जब भी करो तो कुछ नहीं करना है बेटा। न्यूमेरिकल करते टाइम आपको जो गिवन है और जो निकालना है पहले वो लिख लेना है क्वेश्चन पढ़ के, और फिर उससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा रह गया। कुछ नहीं है, 10-12 फॉर्मूले हैं पूरे इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो उनसे वो फॉर्मूला पता लग जाएगा। ज्यादातर 50% में यही यूज हो रहा है, ठीक है? ज्यादातर यही यूज हो रहा है। तो वो फॉर्मूला पता लग जाएगा, कौन सा लगेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? नहीं तो वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सॉल्व करोगे तभी भी नंबर दे देगा। आधा नंबर अगर जो आंसर नहीं आ पाता है तो आधा नंबर आंसर का आपका टीचर काटेगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल, ठीक है? और पता नहीं सब टीचर की अलग अलग कहानी होती है। कर दें साफ इसको? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज, बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बेटा? यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो यूनिट कैसे निकालते हैं बेटा इसकी? यूनिट निकालेंगे, लिसन केयरफुली। देखो केसी क्या होता है? केसी होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ही तो होता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही चीज तो होती है। कोई दिक्कत कोई कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? मोल लीटर इनवर्स, यस और नो? और इसका यूनिट भी क्या होता है? मोल और लीटर इनवर्स, ठीक है? चलो देखो, तो अब इसमें क्या है बेटा? इसका पावर, ये किसका है? प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट का पावर हमने क्या लिया था आपका? प्रोडक्ट का जो पावर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा? N2, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पावर लेते हैं ना हम इनकी, तो पावर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? N2 और N1। तो इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यस और नो? तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, और इसका पावर क्या हो जाएगा भाई? N2 माइनस N1। तो ये क्या हो जाएगा भाई? Kc का ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन टर्म में यूनिट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा डेल्टा N हो जाएगा बेटा। समझ में आया? मतलब ये यूनिट जो है, यहाँ पे जो ये पावर है ये चेंज होती रहेगी, रिएक्शन जितने भी टाइप के रिएक्शन होगा अलग अलग टाइप। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। उसके बाद है केपी का पावर क्या हो जाएगा भाई? केपी मतलब प्रेशर की टर्म में लेंगे। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है, या बार ले लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है, ठीक है। और इसका पावर लिया था हमने, ये क्या था भाई? N2, क्योंकि ये प्रोडक्ट का था। प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 लिए जाते हैं, रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 लिए जाते हैं, पता है आपको, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम। तो ये एटीएम का पावर कितना हो जाएगा भाई? N2, और ये एटीएम का पावर कितना हो जाएगा? N1। तो इसको मैं बेस सेम, तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एटीएम, और इसका पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले आगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये था आपका यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टॉपिक क्या था? यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेशर टर्म में और कंसंट्रेशन टर्म में किया है हमने। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। कंफर्म? आगे होगा समझ में? ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। कई बार क्या है, आपको ये नहीं पता चलेगा ये केपी है या केसी है, ये वैल्यू जो दी गई है, ठीक है, उसमें खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देगा। तो उसको किससे पहचानोगे आप? यूनिट से पहचान लोगे कि वो केपी की वैल्यू दी हुई है या केसी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है।
आपके लेवल पे थोड़े से न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं आता, इजी न्यूमेरिकल आता है। इसको करते हैं आप साफ हम, ठीक। नाउ अब जो है इसमें एक पॉइंट है, जो कंसंट्रेशन होती है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, ये क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मानते हैं इसकी कंसंट्रेशन को, सॉलिड और लिक्विड को 1 मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं वो भी बताता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी बताओ बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसमें और क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, n से, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, v से। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यस और नो, और इनटू 1/v लिख दूंगा, यस और नो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस v को इधर लिया, मैं mm2 को इधर ले जा सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन में है, तो w/v इंटू 1/mm कितना आ गया, ये क्या आ गया आपका डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहां से कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है, यहां से कंसंट्रेशन टर्म क्या आ गई भैया आपकी, डेंसिटी अपॉन mm, मोलर मास, ये आ गया। क्या सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है, नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। जब डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। इसलिए क्या मानते हैं इसको यूनिटी मानते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को। समझ में आ गया, रीजन बता दिया है क्यों यूनिटी मानते हैं, ठीक है। आगे चलेगा, आगे आता है एप्लीकेशन आगे एप्लीकेशन है टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको साफ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका केसी था उसका एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। केसी आपने क्या पढ़ा था भाई, हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन पढ़ी थी, क्या था वो, सी का पावर सी और डी का पावर डी एंड ए का पावर ए एंड बी का पावर बी, ये था, ठीक है। नाउ प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डायरेक्शन बताएंगे। तो डायरेक्शन में क्या होगा, 2 तरीके से बता सकते हैं डायरेक्शन, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हैं और एक क्वोशिएंट ऑफ द रिएक्शन से बता सकते हैं। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से देख लीजिए। अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है किसी के भी केसी का वैल्यू जो है अगर जो 10 टू पावर 3 से ज्यादा आता है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। रिएक्शन ऑलमोस्ट किस पे है, कंप्लीशन पे है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है, तो रिएक्शन कहां पे चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, केसी अगर जो क्या हुआ ज्यादा हुआ किससे, 10 टू पावर 3 से, तो रिएक्शन किसमें, कंप्लीशन में है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। अगर जो केसी का वैल्यू क्या है, केसी का वैल्यू क्या है, कम है, मतलब अभी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मतलब कि कम वैल्यू है, कितना, 10 टू पावर -3 से, मतलब अभी रिएक्शन यहाँ पे है। तो रिएक्शन क्या है, यहाँ पे है, तो अभी क्या चल रही है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड ही है। बैकवर्ड मतलब कि आपका जो रिएक्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, कम है। तो अभी रिएक्शन किस में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड में हो जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड में हो गया। फिर उसके बाद है अगर जो इसका केसी का वैल्यू बिटवीन देयर, केसी बिटवीन देयर, अगर जो इसके बीच में है, ये जो वैल्यू है इसके बीच में है, तो वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। किस में है वो, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, ठीक है। नाउ ये 2 चीजें थी। अगर जो इसके बीच में है, केसी का वैल्यू कितना होगा, 10 टू पावर 3 से लेके 10 टू पावर -3 तक, तो ये क्या हो गया, इसके बीच में होगा, तो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट इज क्वोशिएंट वैल्यू। क्वोशिएंट वैल्यू क्या होता है, ये रेशियो ही होता है बेटा। रेशियो किसका, क्वोशिएंट वैल्यू भी ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इसका, मतलब सी का पावर सी
और डी का पावर डी और ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। इसमें देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या है, ये अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब जो ये Q है अगर जो ये इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। मतलब Kc का वैल्यू अगर जो इक्वल टू Q आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे, किस पे, ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर जो ये क्या हुआ भाई, Q का वैल्यू ज्यादा हुआ। अब Q का वैल्यू कब होगा ज्यादा, जब आपका ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिएक्शन को, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन को रिवर्स आना पड़ेगा। जैसे ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी थी हमने, ए प्लस बी मिलके बना रहा है सी प्लस डी बना रहा है। अब जो ये कह रहा है भाई कोशेंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन को किस में जाना पड़ेगा, Q का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। मतलब Kc से Q का वैल्यू ज्यादा हो गया, किसका वैल्यू ज्यादा हो गया, Q का वैल्यू ज्यादा हो गया तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, समझ गए होगे, इक्विलिब्रियम में आना चाह रहा है वो दोबारा से, तो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ली-चार्टियर प्रिंसिपल का एक पार्ट है, अगर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो उसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। नाउ अगर जो मान लीजिए यहां पे Q का वैल्यू कम हो गया, Q का वैल्यू कब कम हो सकता है बेटा, Q का वैल्यू कब कम हो सकता है, Q का वैल्यू कम हो सकता है जब ये आपका रिएक्टेंट जो है ये ज्यादा हो जाए। मान लीजिए ये ज्यादा हो गया तो अब रिएक्शन किधर भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, तो ये फॉरवर्ड हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका, तो इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट चल पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो देखिए, अब चलते हैं हम आगे, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन में क्या क्या है भाई, इसमें अगर जो हम ये रिएक्शन ले लिया हमने, ए प्लस बी बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, ये ले लिया। अब क्या करना है आपको, इसका केसी क्या आएगा निकल के, केसी क्या आएगा निकल के बताओ जल्दी से। केसी आएगा सी का पावर सी और डी का पावर डी और ए का पावर ए और बी का पावर बी। ठीक है, तो अगर जो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो रिवर्स कर दिया तो अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, तो रिवर्स कर दिया तो नया केसी मान लेते हैं भाई, हम नया केसी डैश ये मान लेते हैं। तो ये क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ए का पावर ए, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो भाई, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी तो क्या होगा, ए का पावर ए, बी का पावर बी और सी का पावर सी और डी का पावर डी। ठीक है, रिवर्स हो गया। अब मैं इन दोनों को ही इक्वेशन को पलट सकता हूं ऐसे, 1/Kc डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा निकल के, सी का पावर सी और डी का पावर डी और ए का पावर ए और बी का पावर बी। क्लियर है, तो यहां पे क्या हो गया भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाई दे रही है आपको, यस, ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाई दे रही है, तो ये भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब रिवर्स करने से Kc जो है या Kc डैश जो है ये 1/Kc बन जाएगा, या Kc जो है 1/Kc डैश बन जाएगा, कुछ भी लिखिए, समझ में आया। मतलब अगर जो रिएक्शन इनवर्स की तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनवर्स हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स की तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इनवर्स का मतलब समझ में हो। तो क्या करेगा, अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें क्या कहेगा भाई, रिएक्शन क्या कर दिया कि भाई Kc फाइंड करो, Kc डैश फाइंड करो। अगर जो मैं रिएक्शन इनवर्स करने से जो नया Kc है वो हो जाता है 1, या ये Kc फाइंड करो कि नया Kc जो है वो हो जाता है रिवर्स करने से, नया Kc मतलब Kc डैश
वो है 1.5 इंटू 10 टू पावर -10। तो केसी कैसे निकलेगा भाई? इनवर्स कर दो, रिवर्स किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। इससे आ जाएगी वैल्यू। समझ में आया नहीं है? न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम साफ कर दो इसको। ये था एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका इनवर्स, रिवर्स कर दिया रिएक्शन, तो केसी जो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा, नया केसी जो होगा। चलो नेक्स्ट। अगर जो मैं इसको हाफ हाफ कर दें, क्या कर दें? इसको हाफ कर दें रिएक्शन को। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन को हाफ कर दिया, तो हाफ मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, ये रिएक्शन ही ले लेते हैं। वैसे रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 क्या बन जाएगा? ये 2NH3 बन जाएगा। अगर जो मैं पहले इस रिएक्शन का केसी निकाल लेते हैं। केसी इस रिएक्शन का केसी क्या आएगा भाई? इस रिएक्शन का NH3 और इसका पावर 2 और N2 और इसका पावर 1 और H2 और इसका पावर 3, यही आएगा भाई। क्लियर है? अब कह रहा है भाई डिवाइड कर दो इसको 2 से। कर देते हैं भाई 2 से डिवाइड। ये N2 हो गया, ये 3/2 H2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई? 2 से 2 कट जाएगा तो NH3 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। ठीक है, अब ये केसी डैश क्या आएगा भाई? आपका केसी डैश, नया केसी डैश क्या आएगा भाई? NH3 और अपॉन क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। N2 का पावर 1/2 और H2 का पावर 3/2। यस और नो? यस और नो? अगर जो मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, लिसन केयरफुली, इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं पावर को। कर सकता हूं? दोनों तरफ एक चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ जल्दी से। अरे एक चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ जल्दी से। दोनों तरफ कर सकते हैं। इक्वलिटी में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये 1 ही बच गया भाई। यस और नो? तो आप देखो ये चीज और ये चीज इक्वल आ गई या नहीं आ गई? बताओ जल्दी से। आ गई ना? तो ये चीज और ये चीज इक्वल आ गई, तो मतलब ये भी इक्वल है। तो केसी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट केसी हो जाएगा। पावर अंडर रूट होता है ना? समझ में आया नहीं आया? अब आपको क्या कहेगा भाई? हमने क्या किया? उसको 2 से डिवाइड कर दिया रिएक्शन को, तो हमारा नया केसी क्या आएगा? तो नया केसी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ केसी, पुराना केसी जो था हमारे पास। बात आई या नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बच्चों चलें आगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये बोलो, एक बार सेकंड पॉइंट बताना, लिखना है। सेकंड पॉइंट ये था बेटा, देखो पहले तो रिएक्शन ये थी, पहले हमने केसी निकाला। यहाँ पे केसी क्या था? जो पहला केसी था वो था भाई आपका NH3 और इसका पावर 2 और N2 और ये H2 और इसका पावर 3, ये था। अब मैंने क्या किया? बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया भाई। 2 से डिवाइड, ये 2 से यहां से करो, 2 1 हो जाएगा। इधर देखिए, 2 1 हो जाएगा, और ये 3/2 और ये 2 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो ये चीज और ये चीज इक्वल आ गई। ऐसा किया था जब मैंने, तो इसका मतलब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड क्या है? ऑटोमेटिक इक्वल है। तो नया केसी क्या आ जाएगा? केसी डैश, केसी अंडर रूट केसी आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ठीक है। अब जो है, चलो देखिए, हमने दो स्टेप समझ लिए हैं। एक तो हमने रिएक्शन को रिवर्स किया था तो ये इनवर्स हो गया था, और फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? हाफ किया तो वो स्क्वायर हो गया। अब नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई करेंगे हम रिएक्शन को। मल्टीप्लाई मतलब देखिए ध्यान से, जैसे हम ये रिएक्शन ले लेते हैं आपकी N2 प्लस 3H2 बना रहा है, क्या बना रहा है? ये 2NH3 बना रहा है। अब इसका केसी कितना आएगा? लिसन केयरफुली, इसका केसी कितना आएगा भाई? NH3 और इसका पावर 2
और N2 इसका पावर 1 और H2 इसका पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2N2 प्लस 6H2 और ये क्या बन जाएगा 4NH3, ये बन जाएगा। तो केसी नया केसी, यहां से केसी डैश क्या आ जाएगा बताओ मेरे को जल्दी से। केसी डैश आ जाएगा हमारा NH3 और इसका पावर 4 और N2 और इसका पावर 2 और H2 और इसका पावर 6। ठीक है, अगर जो मैं ऊपर दोनों तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं पावर को 2 से दोनों तरफ क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6। यस और नो? तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी अब, तो इसका मतलब ये साइड भी इक्वल है। इसका मतलब केसी, यहां से केसी डैश क्या आया बेटा, केसी स्क्वायर आया, अगर जो मैंने क्या कर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अब फोर्थ पॉइंट आता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई बच्चा बता सकता है क्यों नहीं होगी? देखो ध्यान से, क्यों नहीं होगी, लिसन केयरफुली, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा केसी क्या है, केसी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। केसी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि केसी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में है तो ये कंसंट्रेशन ये चेंज की तो उसके साथ ही साथ ये भी हो जाएगी चेंज, जल्दी से फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब जैसे ही एक तरफ की कंसंट्रेशन चेंज करोगे दूसरी तरफ अपने आप चेंज होके वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट वैल्यू ही, कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। समझ में आया नहीं आया? कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, आपका जो केसी जो है नॉट इफेक्टेड व्हेन चेंज द कंसंट्रेशन, बट टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या होगा भाई, आपका जो है वो वैल्यू, केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो। केसी जो है, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर जो होता है टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर जो आपने चेंज कर दिया टेम्परेचर तो रिएक्शन दूसरी तरफ भागेगी। जैसे बोतल कहाँ है पानी की, बोतल दो एक बार पानी की, सुनो ध्यान से, खत्म कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि इसमें पानी है। ठीक है, तो इसमें पानी है तो क्या करेंगे बेटा, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपर बनेगा। यस और नो? अभी फिलहाल जो जब हीट नहीं किया था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। किसमें थी, इक्विलिब्रियम, मतलब जितना ये वेपर बन रहे थे उतना ही वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर है? लेकिन अब जैसे आपने हीट मतलब टेम्परेचर चेंज कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या वो वापस आएगा लिक्विड में? नहीं आएगा। अब क्या होगा, वो वेपर ही बनते जाएंगे उसके। मतलब रिएक्शन क्या होगी, एक डायरेक्शन में हो गई, तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। केसी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो टेम्परेचर पे तो इफेक्ट डालता है, कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होता। कंसंट्रेशन से इफेक्ट क्या है भाई, मान लीजिए अब पानी इतना था, हमने क्या किया, और पानी डाल लिया इसके अंदर, और पानी डाल लिया तो फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा भाई, आप वेपर ज्यादा बन के ज्यादा लिक्विड में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाएगा वो। तो उससे केसी का जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो रेट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाद में फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन पे वो कट के फिर केसी का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूं, मान लीजिए पहले ये रिएक्टेंट 2 था और प्रोडक्ट भी 2 था। आपने क्या किया बेटा, इसको 2 बढ़ा दिया। अब 2 बढ़ा दिया तो ये वैसे 4 हो गया और ये 2 है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, तुरंत आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल करने की कोशिश करेगा तो ये फिर से कट के क्या आ गया, 1। यहाँ पे भी क्या था, कट के 1। तो केसी का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से नहीं होगा केसी का वैल्यू चेंज।
किस क्या चेंज करने से होगा? टेम्परेचर Temperature. चेंज करने से होगा। मेरी बात आ गई होगी आई थिंक सो समझ में आपको, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 4th पॉइंट ले सकते हो आप, सॉरी 5th पॉइंट। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका होता है, मतलब कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है ना कांस्टेंट होती है केसी की वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो केसी कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट का केसी की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट कर देना है यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या करेगा? बस रिएक्शन को फास्ट करवा देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जो है नंबर ऑफ स्टेप में 6 पॉइंट ले लेते हैं। अगर जो कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही होगी तो केसी जो वैल्यू है वो केसी 1 स्टेप के लिए केसी 1 इंटू केसी 2 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उसी रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का 2 स्टेप में कर रहे हो। तो इसको मैं आप प्रूफ भी करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको साफ कर दें। ये क्या चल रहे थे? ये हर एक पॉइंट पे एक एक न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना बच्चों, हर पॉइंट पे एक एक न्यूमेरिकल है इसकी, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, और एनसीईआरटी पढ़ के देखना, अब सारी समझ में आएगी आपको। देखो हम पर्टिकुलर कोई रिएक्शन ले लेते हैं, N2 + 2O2 मिलके बना रहा है 2NO2 बना रहा है, ठीक है। 2NO2 बनाएगा, 4 है तो 4 ऑक्सीजन रहेगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? केसी क्या आ जाएगा भाई? इसके लिए केसी आ जाएगा NO2 और इसका पावर 2 और यहाँ पे N2 और इसका O2 का पावर 2। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये रिएक्शन है ना 2 स्टेप में हो रही है। क्या कैसे हो रही है 2 स्टेप में? N2 + O2 लिया मैंने, 2O2 लिया, O2 लिया, तो क्या बनाएगा भाई? 2NO बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये N जो ये NO है ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ, 2NO O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब क्या बनाएगा भाई? ये 2NO2 बनाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि केसी लिखना पड़ेगा उसका। 2NO + O2 मिलके बनाएगा 2NO2, ठीक है। तो यहां से KC1 क्या आएगा बच्चों? बताओ मेरे को जल्दी से। NO और इसका पावर 2 और N2 और इसका पावर 1 और O2 और इसका पावर 1। यहां पे क्या आ जाएगा भाई? KC2 क्या आएगा बच्चों? NO2 की पावर 2, NO2 का पावर 2 और NO का पावर 2, NO का पावर 2 और O2 का पावर 1। O2 का पावर 1। यस और नो? अब इनको क्या कर दो बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे जो केसी का वैल्यू है वही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई, इतनी यहां पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है भाई? केसी जो डैश है इनटू KC1 है और KC2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई? इसका वैल्यू कितना था KC1 का? NO और इसका पावर 2, N2 इसका पावर 1 और O2 इसका पावर 1 इंटू, ठीक है, NO2 का पावर 2 और NO और इसका पावर 2, ये 2 है ना NO का, और O2 का पावर 1। तो यहां से देखो बेटा, इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया है, नहीं हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा भाई? यहाँ पे NO2 और इसका पावर 2 और N2 और O2 का पावर 2 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये देखिए, ये चीज क्या है? केसी के इक्वल है या नहीं है? देखो ध्यान से, ये चीज केसी के इक्वल है या नहीं है? देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट निकल के आया कि भाई KC = KC1 इंटू KC2 होगा। ये आपका 6 वाला है। यहां तक थी आपका क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर जो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चल अब चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ठीक है, अब नया टॉपिक हम करवाते हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को? मेन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा आता है यहां से। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? बेटा आप जब भी पढ़ो तो पता है क्या करना है आपको? ऐसे ही पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ना है टॉपिक को। ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है आपका? नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, क्या है? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस और लीच-एट्रियल प्रिंसिपल। ठीक है, लीच-एट्रियल प्रिंसिपल। चेट्रियल स्पेलिंग अजीब हो गरीब है भाई। चेट्रियल स्पेलिंग पे मत जाना, देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, लीच-एट्रियल प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है? इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बताया इसने, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया इसने और बताया इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत आता है इससे, आपका पेपर में बहुत आता है बेटा, और आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है ये। ठीक है, और कंफ्यूजिंग नहीं है और सिंपल चीजें हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मैंने बताया था ना। कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम क्विक करवा देता है, फास्टली आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैटलिस्ट का नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम अटेंड क्विकली, जल्दी अटेंड कर लेगा इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस में दो पार्ट पढ़ोगे। इनर्ट गैस में भी एक बार क्या करेंगे हम? वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। और एक बार क्या करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। प्रेशर कांस्टेंट, ये 2 चीजें पढ़ोगे। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना है आपको। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये कंटेनर है, अब इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना है। ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में यहां से क्या डाल रहे हैं हम? इनर्ट गैस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम? इनर्ट गैस। क्या होता है इनर्ट गैस? क्या होता है इनर्ट गैस? सर इनर्ट गैस होता है जो 18th ग्रुप के सर जो 18th ग्रुप, लेकिन 18th ग्रुप के अलावा भी इनर्ट गैस होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, जो इजिली किसी के साथ रिएक्ट ना करे उसे इनर्ट गैस कहते हैं। आप देखते हो चिप्स के पैकेट में, ठीक है, चिप्स इतनी सी होती है, पैकेट इतना बड़ा होता है ना। ठीक है, तो क्या होता है उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। क्यों डाली जाती है उसमें नाइट्रोजन? खराब ना हो, ताकि वो खराब ना हो। क्लियर है? ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मान लीजिए आपको नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे यही मान लेते हैं कार्बन प्लस O2 बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? सेम। कोई ऐसी लेनी पड़ेगी, जैसे ये ले लेते हैं PCl5
और ये Cl PCl3 और प्लस Cl2 बना रहा है। ये ले लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसमें मैं इनर्ट गैस डाल देता हूं, इनर्ट गैस डाल देता हूं तो क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इनर्ट गैस डाल देता हूं। और कब, जब वॉल्यूम को क्या रख रहा हूं मैं, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, ये सील्ड कंटेनर है। क्या है, सील्ड कंटेनर है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या डाल दी, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस इन दोनों के साथ किसी के साथ रिएक्ट करेगी, नहीं करेगी। इनर्ट गैस वही तो होती है जो रिएक्शन नहीं करती है, तो इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसके इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। फिर कहोगे सर डिस्टर्ब क्यों नहीं करेगी इक्विलिब्रियम को, क्योंकि बेटा गैस है, गैसेस है। गैसेस क्या होता है, जो इंटरमीडिएट स्पेस होता है उसमें खाली होता है, तो उसमें चली जाती है वो गैस। समझ में आया, ठीक है। जो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, आपने इनर्ट गैस डाल दी है, यहां आ जाएगी जो खाली जगह होगी, तो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब नहीं करेगी वो। इक्विलिब्रियम में वो रिएक्शन रहेगी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया भाई। अब प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये पिस्टन है, ठीक है, ये यहाँ पे पिस्टन है और ये मूविंग पिस्टन है। क्या है ये, मूविंग पिस्टन है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, आप इनर्ट गैस डाल दे, तो मान लो आर्गन डाल रहे हैं हम, यहाँ पे आर्गन गैस डाल रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रही है, N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। थोड़ा सा कंटेनर बड़ा बना ले, बड़ा बना लेते हैं कंटेनर। N2 प्लस 3H2 बना रहा है इक्विलिब्रियम में ही रिएक्शन, 2NH3 बना रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। अब आपने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। क्या रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो यहाँ पे क्या डाली आपने, इनर्ट गैस डाल दी, मान लीजिए आर्गन डाल दिया। अब आर्गन डाल दिया तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जितना लगा रखा था उतना ही है। मान लीजिए यहाँ पे 1 kg का वेट रखा हुआ है, 1 kg वेट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जैसे इनर्ट गैस डालोगे तो 1 kg बढ़ेगा थोड़ी, वो तो वही रहेगा। आपने क्या किया, गैस डाली तो धीरे धीरे पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम बढ़ गया इसका। अब मान लीजिए पिस्टन यहाँ आ गया, तो ये वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो वॉल्यूम को सेव करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है, ताकि वो वॉल्यूम बढ़ जाए, वो मोल्स जो रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो भी उस वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो जाए। क्लियर है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, आप ये बताओ। ये फॉरवर्ड में भागेगी या बैकवर्ड में भागेगी, बताओ जल्दी। बैकवर्ड में भागेगी। क्यों, क्योंकि N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे क्या बना रहा है, 2NH3। यहाँ पे 4 का 2 बन रहा है, और इधर चलोगे तो 2 का 4 बनेगा, इधर चलोगे 4 का 2 बन रहा है। यस और नो, तो 2 का 4 जाएगा या 4 का 2 जाएगा, 2 का 4 जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है। तो 2 का 4 किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन लिसन, अगर जो मैं रिएक्शन को चेंज कर दूं, PCl5 और ये PCl3 और ये Cl2, अब रिएक्शन कहां पे भागेगी, इसी केस में फॉरवर्ड में भागेगी। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, 1 का 2 और बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, 2 का 1। तो 1 के 2 में जाएगी ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अपने आप को इंक्रीज करना चाह रहा है। जब तक वो वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर लेगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, चले आगे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो रिएक्शन कहां पे भागने लग जाएगी भाई, यहाँ पे N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3 है, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लग जाएगी। क्लियर है, या वहां भागेगी, आपको ये बैकवर्ड वहां भागेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे।
समझ में आया? यस सर। कहां भागेगी रिएक्शन? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। कब भागेगी? जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है और इनर्ट गैस डाली है। जब आपने इनर्ट गैस डाली है तो इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो पिस्टन क्या ऊपर की तरफ जाएगा? यस और नो? यस सर ठीक है, चलो आगे बात आपकी समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यही था थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, वो आ गया आपकी समझ में और तो आसान है। कंसंट्रेशन वाला देखो, ये ली चैटरल ने क्या बताया था कि भाई जो इक्विलिब्रियम को इंपोज कर रहा है उसको, उस इंपोज को इक्विलिब्रियम क्या करेगा? रोकेगा। इंपोज मतलब उसका विरोध जो कर रहा है उसको रोकेगा। यस और नो? अब जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई आके आपको तंग कर रहा है, ठीक है, कहेगा नहीं ये नहीं, आपकी पेंसिल उठा ले जाता है, आपका रबर उठा ले जाता है, आपकी बुक उठा ले जाता है, तो आप क्या करोगे उसके साथ? दे धनाधन। हटा भाई मतलब उसका, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसका अपोज करोगे। यस और नो? ठीक है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ये ली चैटरल भी यही बता रहा है कि भाई जो इक्विलिब्रियम का अपोज कर रहा है उसी को ही वो खत्म करेगा। जैसे जैसे रिएक्शन मान लेते हैं, बहुत प्यार हो गया, अमोनिया से अब दूसरी रिएक्शन ले लेंगे। कार्बन प्लस 2H2 बना रहा है, CH4 बना रहा है, ठीक है। तो अगर जो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो वही है, कंसंट्रेशन सेम रहती है। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम रहता है। तो ये बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा? रिएक्शन इधर भागेगा, इसको भी बढ़ाने का काम करेगा रिएक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। अगर जो ये बढ़ा दिया तो इधर भागने की कोशिश करेगा वो। यस और नो? ये क्या बता दिया आपका? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। किसने बताया था ये? क्या कहा था कि भाई जो भी इक्विलिब्रियम आने के लिए रोक रहा है चीजें, वो उसका अपोज करेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब दो टाइप की रिएक्शन होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। अगर जो रिएक्शन से हीट निकल रही है तो लो टेम्परेचर को वो फेवर करेगा। क्या करेगा? लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या करना चाह रहा है? वो लो करना चाह रहा है। क्या आने के लिए? इक्विलिब्रियम में आने के लिए। समझ में आया नहीं है? जैसे ये पानी आ गया है, दिखाओ एक बार, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब ये क्या वेपर बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर जो टेम्परेचर आपने इसका बढ़ा दिया तो वेपर क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे और वो उड़ जाएगा। यस और नो? अगर जो बंद रखोगे तो जैसे प्रेशर के अंदर कुकर के अंदर क्या आता है? सीटी आती है, ठीक है। कुकर के अंदर सीटी आती है तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? ऐसे उड़ जाएगा। यस और नो? ठीक है, मतलब क्या होगा? रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। अगर जो हीट यहां से निकल रही है तो वो क्या करेगा? इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा ताकि ये वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए। यस और नो? मतलब अगर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां से हीट निकल रही है तो वो लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। अगर जो आपको हीट देनी पड़ रही है वेपर बनाने के लिए, मान लो सपोज करो वेपर ही नहीं बन रहे, मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट में कोई चीज, जैसे ये इसके वेपर थोड़ी बन रहे हैं भाई, बन रहे हैं क्या इसके वेपर? नहीं बन रहे। इसको हीट करोगे, लिक्विड स्टेट में लेके आओगे तब जाके वेपर बनेंगे। तो इसको हीट देनी पड़ रही है, तो ये किसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए किसको फेवर कर रहा है? हाई टेम्परेचर को फेवर कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करेगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करेगी। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। नाउ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से इसको रिजेंबल मत करना भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसकी खिचड़ी बना देते हैं, इस वॉल्यूम की और इस वॉल्यूम की खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम कब है? जब आपने इनर्ट गैस डाली है। yes. और ये वॉल्यूम क्या है? इनर्ट गैस नहीं डाली है, खाली वॉल्यूम चेंज किया है। तो जब वॉल्यूम चेंज करेंगे आप तो क्या होगा? रिएक्शन कहां भागेगी? ठीक है, देखिए अगर जो वॉल्यूम क्या कर रहे हो, मान लीजिए ये पिस्टन है आपका और यहां पे रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 क्या बना रहा है? 2NH3 बना रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, ठीक है। अब क्या किया आपने? इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स कम करने पड़ेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी वो।
यस और नो? तो जब आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, यहाँ से प्रेशर डाला और वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कहाँ भागेगी? 4 से 2 में भागेगी या 2 से 4 में भागेगी? 2 से 4 4 से 2 4 4 से 2 क्योंकि वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा ना। वॉल्यूम कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ध्यान से समझिए बेटा इस चीज को, क्लियर है? ठीक है। अगर जो मान लो जी वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, आपकी बार अर्पिता ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे करते हैं भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे अब की बार वॉल्यूम क्या कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया तो अब रिएक्शन किधर भागेगी? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी 3H2 और ये वही रिएक्शन ले लेते हैं हम 2NH3। अब की बार रिएक्शन कहाँ भागेगी? 4 से 2 में भागेगी या 2 से 4 में भागेगी? 2 से 4 भागेगी। यस और नो? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो वो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे आके ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चल ठीक है। बाय सर। ये था पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। इक्विलिब्रियम सेकंड, दैट इज द आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है।